नमस्कार सभी को, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नेचर गाइड सीरीज प्रोग्राम वेस्टर्न हिमालय विकास संगम के अंदर हमने शुरू किया था स्पेशली नेचर गाइड्स के लिए, और हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर गाइड्स को जोड़ पाएँ और नेचर एंथुसियास्ट को जोड़ पाएँ एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम में जो हिंदी फोकस्ड भी ज़्यादा हो, ताकि जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अवेलेबल है वो सबको केटर कर पाए। यस, सो ये उद्देश्य था हमारा नेचर गाइड सीरीज प्रोग्राम शुरू करने का। हमने अभी तक कुछ 8 नेचर गाइड प्रोग्राम्स वेबिनार्स किए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, मैं इनकी इन्फॉर्मेशन चैट में भी डाल दूंगी। एंड अगर आप पिछले कुछ वेबिनार्स देखना चाहते हैं आप फिर उन्हें व्यू कर सकते हैं। एंड ये वेबिनार के लिए आई विल हैंड इट टू नाउ संजय, जो धनंजय को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन धनंजय विल टेक अस ऑन दिस जर्नी टुडे। Yeah, thanks Rujuta और Dhananjay को welcome. And I don't know whether you need an introduction or not, but जिनको नहीं मालूम है, so Dhananjay basically has been a bird watcher for 40 years, and I've had the privilege of starting my bird watching with him in college in IIT Kanpur together more than 30 years ago, I think. And Dhananjay basically IFS officer थे. He has just retired उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जहाँ पे वो PCCS खौफ थे, और बर्ड्स में उन्होंने अपना PhD भी किया है, स्टडिंग बर्ड डाइवर्सिटी उत्तराखंड में, देहरादून में, तोन्स वैली में, एंड बर्ड वाचिंग, प्रमोटिंग ऑफ बर्ड वाचिंग, साइंटिफिक रिसर्च, सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स, आई थिंक इन सब चीज़ों में वो कई सालों से इन्वॉल्व हैं, एंड कंट्रीब्यूशंस उनके इमेंस है। थ्रेटेंड बर्ड्स जब उत्तराखंड की किताब की है उन्होंने, सो आई थिंक बर्ड्स का लॉन्ग एंड डीप इन्वॉल्वमेंट। एंड जब हमने सोचा कि हम फाइलोस्कोपर्स या डीप वॉर्बलर आइडेंटिफिकेशन पे प्रोग्राम करेंगे, आई थिंक मुझे I couldn't think of anybody better than him. So with this, welcome to the series, and handing over to Dhananjay to lead us through a enthralling session on the chip chalp birds. Okay. Thank you Sanjay, thank you Rajita for inviting me on this. और मुझे बहुत खुशी है। सभी को नमस्कार। पहले मैं देखा हूँ करीब 45 लोग जुड़ चुके हैं, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज का ये सेशन जो है विकल्प संगम के सौजन्य से किया जा रहा है, और मेनली ये नेचर गाइड्स और नेचुरलिस्ट को टारगेटेड है, इसीलिए मैं मुख्यतः इसमें हिंदी में ही बोलूँगा। प्रेजेंटेशन जो बनाया है वो अंग्रेजी में होगा, और टॉपिक तो आप जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफाइंग लीफ फार्मर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सच बताऊं तो मेरे को चार दशक से ज़्यादा का बर्ड वॉचिंग का अनुभव है, लेकिन आज भी मुझे लीफ फार्मर्स बहुत चैलेंजिंग लगते हैं, और मेरे ख्याल से सभी को, और कोई फाइनलिटी के साथ शायद इस दुनिया में नहीं कह सकता है कि कोई भी लीफ फार्मर मेरे सामने और मैं एकदम परफेक्टली उसको आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो यही चैलेंज है, और यही मेरे ख्याल से बर्ड वॉचिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जो उसमें जो चैलेंजेस छुपे होते हैं, और उन चैलेंजेस पे जब हम सक्सेस पाते हैं तो एक विशेष प्रसन्नता होती है, और मेरे ख्याल से बर्ड वॉचिंग का सार यही है। तो ये जो जब मुझे इसके लिए कहा गया तो मैंने हाँ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे लगा मेरी नॉलेज और अपडेट होगी, और निसंदेह ये भी एक मौका भी था कि जो भी मैं जानता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करें, और हम सब लोग थोड़ा लीफ फार्मर्स को आइडेंटिफाई करने में शायद थोड़ी बहुत निपुणता और प्राप्त कर लें इस माध्यम से। तो ये इसके पीछे उद्देश्य था। और अच्छी बात यह है कि इस समय हमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको मैंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी समय बिता के यूज़ किया है इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, और इस पे हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ जो बारीक चीज़ें जो हैं इसको लीफ फार्मर्स को आइडेंटिफाई करने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग बिल्कुल बर्ड वॉचिंग के लिए नए हैं उनको शायद ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसके लिए इस तरह के टॉक के लिए थोड़ी बर्ड वॉचिंग का ज्ञान आवश्यक है,
और ये भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत लीफ वार्बलर्स को आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल कर चुके हों, तभी आप ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस तरह की चीज़ें और इसकी वैल्यू समझते हैं। तो मैं अब इस प्रेजेंटेशन पे स्विच ओवर करने का प्रयास करता हूँ। क्या आपको पहली स्लाइड दिखाई दे रही है? एनीबॉडी कैन कंफर्म? हाँ जी, हाँ हाँ जी, दिख रही है, आपकी प्रेजेंटेशन ऑन हो गई। हाँ, ओके। सो मैं अब सेकंड स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो स्लाइड मूव कर रही कि नहीं ये भी आप एक बार कंफर्म कर दें। हाँ मैं जी, सेकंड स्लाइड पे आ गया हूँ। हाँ जी, ठीक It's है। work. हाँ, तो वार्बलर्स की हम बात करने जा रहे हैं, लीफ वार्बलर्स की। तो एक मैंने शुरू में 4-5 स्लाइड्स को थोड़ी इंट्रोडक्टरी टाइप की बैकग्राउंड सेटिंग के लिए रख रखी हैं। तो ये मतलब इसकी उत्पत्ति मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो बेसिकली वार्बलर्स जो नाम है वो वार्बल जो सिंग सॉफ्टली विद अ सक्सेशन ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नोट्स, तो उससे एक तरह से निकला है ये वर्ड। और वैसे ये वार्बल भी आमतौर पे बर्ड्स के लिए ही यूज होता है, तो वार्बल पहले निकला या वार्बलर्स पहले निकला ये शायद मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी है। तो और जैसा हम सभी ने देखा है, वार्बलर्स जो होती हैं इन जनरल छोटी और बड़ी एक्टिव सॉन्ग बर्ड्स होती हैं। सॉन्ग बर्ड्स आर मच एडवांस्ड इवोल्यूशनरी ऑन द इवोल्यूशनरी स्केल, दे आर द मोस्ट एडवांस्ड बर्ड्स। बट सॉरी, बाहर एक टेलर बर्ड बोलने लगी, मुझे लगा कि मेरे प्रेजेंटेशन से आवाज आ रही है। वो हाँ, तो बहुत वोकल होती हैं, बहुत अच्छे इनके वोकलाइजेशन, छोटी सी होती हैं लेकिन बड़े पावरफुल वोकलाइजेशंस होते हैं। हम लोग मजाक में अगर रमन सुन रहे हैं तो हम लोग बोलते थे साउंड बॉक्स लगा हुआ है इनके गले में। इंसेक्टिवोर्स होते हैं एक्सक्लूसिवली मोरलेस, कभी कभी अपॉर्चुनिस्टिक थोड़ा बहुत फ्रूट्स या नेक्टर ले लें, लेकिन बाय ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इंसेक्टिवोर्स, एंड दे आर पैसरीन्स लाइक मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स। वार्बलर्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हम वार्बलर्स की बात कर रहे हैं, लीफ वार्बलर्स की नहीं। यूजुअली वेरी एक्टिव, आप बहुत मुश्किल से ही वार्बलर्स को बिल्कुल आराम से बैठे हुए लंबे समय तक देखेंगे, और अक्सर काफी ड्रैप कलर्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर्ड नहीं होते हैं। और कई बार इनके क्लोज रिलेटिव्स के बीच में आइडेंटिफिकेशन काफी मुश्किल होता है। ये केवल लीफ वार्बलर्स में ही नहीं है, वार्बलर्स के कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें ये काफी डिफिकल्ट होता है। तो जो वार्बलर्स का जो सिल्विडी फैमिली जो है, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, मैं उस पर चेंज पे बाद में आऊंगा, लेकिन अभी काफी दशकों से जो चल रहा था, ये ओल्ड वर्ल्ड वार्बलर्स का जो ग्रुप है, 400 स्पीशीज करीब, और काफी फीचर्स तो मैंने जो बताए हैं लगभग वही हैं। एंड यूजुअली बर्ड्स ऑफ वुडलैंड्स और डेंस स्क्रब और फॉरेस्ट, फाइन पॉइंटेड बिल्स, इंसेक्ट्स को खाने के लिए ग्लीनिंग करते हैं, जो ग्लीनिंग उसको बोलते हैं, जो लीव्स को, ग्रास हो, कहीं पे भी इंसेक्ट्स को जो ढूंढ के खाने को। और इसी ग्रुप में कई सारे सब ग्रुप्स हैं, जिसमें नॉर्मली ग्रुप्स जो हैं वो एक ही जीनस होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा जीनस होते हैं। ये क्लोजली मतलब इसका ब्रेकअप अगर करें हम, सिल्विडी और एक और वार्बलर्स की फैमिली होती है सिस्टिकोलिडी, जो भी बहुत करीब की होती है, और बल्कि आजकल नाम चेंज हो गए हैं। जैसे सिस्टिकोला की बात करें, जिसको आजकल जिटिंग सिस्टिकोला बोलते हैं, अर्लियर डेज में स्टीक्ड फैंटेल वार्बलर बोलते थे हम लोग, तो वार्बलर वर्ड वहां भी आता था, आजकल थोड़ा सा बदली हो गई हैं चीजें। तो एक्चुअली क्या है कि 90 के दशक के लेटर पार्ट से नाम में काफी चेंजेस हुए। तो ज्यादातर जो आज लोग ऑडियंस में भी होंगे और जो यंगर लॉट है, उन्होंने अपना बर्ड वॉचिंग शुरू ही नए नामों से किया है। लेकिन हम लोग जो है पुराने, जो सन 2000 तक करीब 1.5 दशक की बर्ड वॉचिंग ऑलरेडी कर चुके थे, हम लोगों को काफी अडेप्ट करना पड़ा।
नेम चेंजेस से, और अभी भी कई बार हम लोगों के जमान में पुराने नाम पहले आते हैं। तो प्रीनियाज हैं बहुत सारी, जिनको हम लोग इनिशियल डेज में 80-90 के दशक में रेन वार्बलर्स बोलते थे, क्योंकि वो भी वार्बलर्स ही हैं। फिर टेलर बर्ड का ग्रुप है। फिर सिल्विडी जो है, दे आर मतलब मोर लाइक ट्रू वार्बलर्स, जिसमें ग्राउंड वार्बलर्स हैं, टीसियास, बुश वार्बलर्स, मार्श वार्बलर्स, एक्रोसिफेलस जो आपका ब्लैक स्वीट वार्बलर वगैरह, ग्रास वार्बलर जो बड़े साइज के होते हैं। नॉर्मली जो वार्बलर्स होते हैं छोटे हैं लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जैसे ग्रास वार्बलर्स हो गए, ये काफी बड़े होते हैं, बुलबुल साइज के या उसके अराउंड। फिर लीफ वार्बलर, जिसके बारे में आज विस्तार से बात करने वाले हैं, जो काफी छोटे होते हैं। स्क्रब और ट्री वार्बलर सिल्विया फैमिली के, जो नॉर्मली जीरिक हैबिटेट्स के होते हैं, थोड़े ड्राई हैबिटेट्स के। और फिर कुछ और जीनस हैं, एब्रोस्कोपस, लोकोस्टेला, ब्रैडिप्टेरस, टीसिया की बात पहले कर चुके हैं। और फिर एक और रिलेटेड फैमिली होती है रेगुलरिटी, जिसमें गोल्ड क्रेस्ट होते हैं। तो अब हम आते हैं, हमने इतने सारे ग्रुप्स देखे, इनमें से हम एक ग्रुप को पिकअप कर रहे हैं आज के टॉक के लिए, एंड दैट इज फिलोस्कोपस सिसर्कस ग्रुप, लीफ वार्बलर्स। और सिसर्कस भी अब नए टेक्सोनॉमी के हिसाब से खत्म हो गया है और फिलोस्कोपस में पूरी तरह से एमैल्गमेट हो गया है। तो और फिलोस्कोपस जो कि आज के हमारे टॉक का सेंटर है, फिलोस्कोपस का मतलब ही होता है लुकिंग इनटू द लीव्स। स्कोप जो होता है वो देखना होता है, और फिलो मतलब होता है लीफ। तो अगर आप रिकलेक्ट करें अपने बर्ड वॉचिंग को और लीफ वार्बलर्स का की हैबिट्स देखें, तो आप देखेंगे अक्सर वो लीव्स के ऊपर नीचे ढूंढते रहते हैं कीड़े लगातार और अपने खाने के लिए। तो इसी से इनका नाम पड़ गया है फिलोस्कोपस जीनस का। और पहले जब दोनों अलग अलग चलते थे, फिलोस्कोपस और सिसर्कस दो जीनस थे, तो फिलोस्कोपस को लीफ वार्बलर्स बोलते थे और सिसर्कस को फ्लाईकैचर वार्बलर्स बोलते थे। जैसे आजकल जो बहुत कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिसर्कस रिप्रेजेंटेटिव जो काफी पहले फिलोस्कोपस में एमैल्गमेट हो गई, ग्रे हुडेड वार्बलर जिसको बोलते हैं, उसको पुराने टाइम में ग्रे हेडेड फ्लाईकैचर वार्बलर बोलते थे। तो थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस ये है कि सिसर्कस नॉर्मली, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, सिसर्कस फ्लाई कैचिंग ज्यादा करते हैं। लीफ वार्बलर जो है ग्लीनिंग या स्टैंड पे या होवर पे, कभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, वो ज्यादा करते हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ये। तो जैसे मैंने बताया कि ये मेनली करीब 7-8 साल पहले का जो मेनली काम हुआ है, करीब 8-10 साल कहूंगा मैं, फिलोस्कोपस और सिसर्कस को पाया गया कि ये एक मोनोफिलेक्टिक क्लेड है, एंड दैट कॉल्ड फॉर अ एमैल्गमेशन ऑफ दिस। तो 80 स्पीशीज फिलोस्कोपस की पूरी दुनिया में मिलती हैं, और दुनिया से मतलब है ओल्ड वर्ल्ड। अगर आप इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि इट्स मेनली इन यूरेशिया एंड अफ्रीका। थोड़ा सा एक वो अलास्का में भी गया है, क्योंकि बेरिंग स्टेट के थ्रू आई थिंक एक आध स्पीशीज जो हैं वो अमेरिका में लीक कर गई हैं, लेकिन दैट्स जस्ट अबाउट ऑल। अदरवाइज फिलोस्कोपस आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मीन्स यूरेशिया and Africa and of course Australia also. ऐसा नहीं कि न्यू वर्ल्ड में फिलोस्कोपस नहीं है, तो वहां पे एक गैप है, वहां पे इक्विवेलेंट्स हैं, दूसरी स्पीशीज हैं, दूसरे जीनस हैं, दूसरी फैमिलीज हैं, जो कि सिमिलर इकोलॉजिकल रोल करते हैं। तो फिलोस्कोपस जो हैं बर्ड वॉचर्स के लिए तो चैलेंजिंग हमेशा से रही है। अगर आप कभी भी बर्ड वॉचर्स के बीच में डिस्कशन देखें अबाउट डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन, फिलोस्कोपस का नाम आ ही जाता है, लीफ वार्बलर्स का नाम आ ही जाता है। लेकिन मैं साथ ही साथ कहूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला है कुछ बर्ड रिसर्च करने का भी, एंड आई कुड एसोसिएट विद वन ऑफ द मोस्ट टावरिंग बर्ड रिसर्चर इन द हिमालयाज, डॉक्टर ट्रेवर प्राइस, हु इज ऑल्सो नाउ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, which is a very prestigious thing for any scientist to be. So I have worked with him and still continue to work for the last 2 decades. तो काफी कुछ सीखने को मिला, और ये पता चला कि फिलोस्कोपस जो है इकोलॉजिकली भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीशीज हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस में अलग अलग स्पीशीज बन जाती हैं, और वो इकोलॉजिकल कंपटीशन और इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन के लिए बहुत ही आइडियल स्पीशीज होती है वर्क करने के लिए। तो ये फिलोस्कोपस की कुछ दूसरी विशेषताएं हैं। तो एक बार फिर से स्पीशीज अकाउंट्स पे जाने से पहले हम उनके जरा कैरेक्टर्स को फिर से एक बार
रिवाइज सा कर लें। एज ए सेड, बहुत छोटी सॉन्ग बर्ड्स होती हैं, 9 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर, वेट भी बहुत कम होता है, 5-5.5 ग्राम से लेकर करीब 13 ग्राम तक, तो बहुत ही हल्की छोटी चिड़िया होती हैं, और उसके साथ साथ ओपन में कम दिखती हैं, कैनोपी में ज़्यादा रहती हैं। तो चैलेंजेस के कई डायमेंशंस हैं जब हम फिलोस्कोपर्स को फील्ड में देखते हैं। तो फिर रेस्टलेस रहती हैं बहुत, और कई बार अपने विंग्स भी फ्लिक करती हैं और ब्रांचेस में मूव करती रहती हैं, सेल्डम सीन रेस्टिंग और स्टेशनरी, और रैपिड हॉप्स होवर से अपने प्रे को कैप्चर करती रहती हैं। फेयरली अनप्रिपोजिंग प्लूमेज, बड़ी ड्रैप सी प्लूमेज होती है, मतलब बहुत कलरफुल नहीं होती हैं। ओलिव बैक्स, येलो टू लाइट ग्रे अंडरसाइड्स, कुछ विंग बार्स होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, क्राउन होते हैं, लेकिन दैट्स जस्ट अबाउट ऑल। तो और अगर आप किसी भी पुरानी फील्ड गाइड के प्लेट को खोल लें, लीफ वार्बलर प्लेट को, तो एट अ ग्लांस आपको लगेगा ये तो सब एक जैसी है। तो वैसे ही रहता है। उनके सॉन्ग्स जो हैं, सॉन्ग्स में काफ़ी वैरायटी होती है, सिंपल लेकिन जंबल रहता है, वार्बल्स का, बजेस का, ट्रिल्स का, और सिलेबल्स के रिपीट होने का। तो और बहुत मतलब ब्रीडिंग सीजन में दे आर वेरी वोकल, इवन अदरवाइज ऑल्सो दे आर वोकल, दे मे नॉट बी सिंगिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन में, बट स्टिल they are quite vocal even in the non-breeding season. वैसे तो पेड़ों पे रहते हैं, लेकिन नेस्ट जो होता है बहुत लो बनाते हैं ये, नियर और इवन ऑन द ग्राउंड। और नॉर्मली आप देखेंगे, और इफ यू गो बैक टू द, I'll just go back to this map, अगर आप देखें जो ब्रीडिंग जोन है वो पूरे ठंडे इलाके हैं, पूरा सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, टाइगा रीजन, चाइना, मंगोलिया, और जितने किर्गिस्तान वगैरह, और यूरोपियन कंट्रीज, और हमारे देश में हिमालयाज, तो सब ठंडे कंट्री एरियाज हैं। तो नेस्ट में भी ये लोग जो हैं, छोटे छोटे नेस्ट होते हैं, एंड दे यूज द लोकली अवेलेबल मटेरियल। टेम्परेट जोन में मॉसेस बहुत अवेलेबल होती हैं, ग्रासेस, मॉसेस, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये छोटे छोटे नेस्ट बनाते हैं। और या सिस्टमेटिक्स के बारे में मैंने बताया है कि सिस्टमेटिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, काफ़ी चेंज हुआ। मेरे बगल में हैंडबुक भी रखी हुई है यहाँ पे, द ग्रैंड ओल्ड बुक ऑफ और द बाइबल ऑफ इंडियन बर्ड्स। उसके नाम अगर मैं खोलता हूँ तो बहुत से नामों में चेंजेस हैं, कई स्प्लिट्स हैं, कहीं कुछ कुछ ज्वाइन भी हुए हैं। तो ये चेंजेस जो है 90 के दशक से शुरू हुए, जब पहले वोकलाइजेशन, क्योंकि 90 से पहले कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी बड़ी प्रिमिटिव थी। उसके बाद वो चीज़ें, टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव हुई तो लोगों ने वोकलाइजेशन को स्टडी करना शुरू किया, एंड दैट लेड टू द फर्स्ट लेवल ऑफ रिक्लासिफिकेशन ऑफ फिलोस्कोपर्स। कई सारी ऐसी फिलोस्कोपर्स हैं जिनको हम आज अलग स्पीशीज मानते हैं, पहले वो एक साथ मानी जाती थी। फिर उसके करीब 15 साल बाद एक नया दौर आया जेनेटिक्स का, जब हमारी डीएनए एनालिसिस टेक्निक्स एडवांस्ड हुई, सस्ती हुई। तो जैसे मुझे याद है, जो रिसर्च वर्क हमने किया था 2 दशक पहले शुरू किया था, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमने हिमालयाज के करीब 450 स्पीशीज का पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था। And that was only possible because the genetic studies have become much more affordable now and doable. The technology and science has progressed. तो ये है background, और अब now we will talk about the leaf warblers of Indian subcontinent. This is just the list. हम लोग इस पे एक के बाद एक जाएंगे, और I will try to bring in various facets जो कि आपको फील्ड में इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दिस इज अ लिस्ट, और लिस्ट लंबी इसलिए एक स्लाइड में नहीं आ पाई, ये दूसरी लिस्ट है, दूसरी स्लाइड है। 10 स्पीशीज इसमें, पिछले में 11 थी। तो ये 11 हैं जो पुराने टाइम से फिलोस्कोपस ही मानी जाती थी, और ये एडिशनल हैं जो पहले सिसरकस मानी जाती थी और अब फिलोस्कोपस में अमेलगमेट हो गई हैं 7। तो इनके बारे में हम एक एक करके मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो व्हाट आर द मेन थिंग्स जिसको हमको देखना है। नेचुरली बर्ड वॉचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल क्लूज होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट हमारी टेंडेंसी हमेशा विजुअल क्लूज की तरफ ही होती है।
लेकिन इसमें काफी चैलेंजिंग होता है लीफ वार्बलर्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम स्पीशीज जो होती है वो में उसमें काफी वेरिएबिलिटी मिलती है आपको। कई बार जब वो ब्रीडिंग सीजन के ऑनसेट पे बिल्कुल उनके कलर बड़े ब्राइट होते हैं, फीचर्स बड़े ब्राइट होते हैं, और जब ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाता है काफी वॉर्न आउट सा प्लूमेज होता है, डल हो जाते हैं। फीचर्स होंगे लेकिन काफी चीजें डल हो जाती हैं। और कई बार हम आइडेंटिफिकेशन पे इन चीजों पे डिपेंड भी करते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग भी होता है। जैसे हम कहेंगे कि सुपरसिलियम ब्राइट वाइट है या डल वाइट है, तो अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई बेसिकली स्पीशीज वो है जिसका सुपरसिलियम होता वाइट है लेकिन वो वॉर्न आउट है तो इसलिए डल वाइट लग रहा है। तो कंफ्यूजन तो रहेगा हमेशा, और हमें ये कोशिश करनी है कि अपने तजुर्बे को बढ़ाएं और उस कंफ्यूजन को कम से कम रखें। उसके बाद another very important clue is the oral clues, the audio clues, songs and calls. ये बहुत ही important है in case of leaf warblers. इसमें भी बहुत variability होती है, लेकिन I think this plays a extremely important role in identifying leaf warblers. फिर एक और चीज है बिहेवियर। कई लीफ वार्बलर्स होते हैं जिनके बिहेवियर बड़े इंडिकेटिव होते हैं उनकी स्पीशीज के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, चाहे वो फोरेजिंग का स्टाइल हो, चाहे वो हैबिटेट हो, चाहे माइग्रेशन टाइमिंग्स हो, और उसी से लिंक्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है ये स्पीशीज है, फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो पता चलता है वो तो ईस्टर्न हिमालयस में मिलती ही नहीं है या वेस्टर्न घाट्स में मिलती ही नहीं है। इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमारी फील्ड गाइड के हिसाब से कोई चीज कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहां नहीं हो सकती है। एक बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, और लेकिन इट डेफिनेटली एक्ट्स एज अ मेजर क्रॉस चेक। तो ये जो शब्द हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, कोरोनल स्ट्राइप या क्राउन, लेटरल क्राउन स्ट्राइप, सुपरसिलियम, मैंडिबल, आई स्ट्राइप, फिर विंग बार्स, टर्शियल एज, रम्प, और सिमिलरली अंडर साइड में भी थ्रोट, बेली, साइड्स ऑफ बेली, ये सब चीजें, टेल फेदर्स, रेट्रिसेस, ये सब चीजें हम लोग बार बार ये करेंगे। बड़ा सिंप्लीफाइड पिक्चर बनाई है डॉक्टर अमन कुमार ने, जो देहरादून बेस्ड हमारे बहुत करीबी और अच्छे बर्ड वॉचर भी हैं। तो विजुअल क्लूज जो हैं, हम चलेंगे विजुअल क्लूज से आगे जब स्पीशीज की बात करेंगे, लेकिन उसमें हम ऐड करेंगे और चीजें। जब हम एक एक स्पीशीज जाएंगे तो विजुअल क्लूज जो मेन जो हम जिन पे डिपेंड करेंगे, एक तो विंग बार्स हैं, जैसा कि पिछले उसमें दिखा भी था, ये विंग बार्स दिख रही हैं, जो कि बेसिकली एक पेल लाइन होती है विंग में, एक या दो, दूसरी नॉर्मली काफी छोटी होती है जहाँ दो होती हैं। तो वो प्रेजेंट हैं कि नहीं है, एक है कि दो हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। साइज स्मॉल है कि लार्ज है, कई बार साइज वैसे बहुत मिसलीडिंग भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस से आपको एकदम देख के पता चल जाएगा कि ये लार्ज कैटेगरी, मतलब एक्सट्रीम्स में ज्यादा वर्क करता है। जो बहुत छोटी लीफ वार्बलर्स हैं या बहुत बड़ी हैं उनमें काफी अच्छा काम कर जाता है साइज वाला क्राइटेरिया। टर्शियल एजेस, जैसे पीछे भी देखा था आपने, टर्शियल एज विजिबल हैं या वाइट हैं, क्या है, रम्प पैच है कि नहीं, क्राउन कोरोनल स्ट्राइप है कि नहीं, और है तो कैसी है, वाइट आउटर टेल मार्जिन्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। सुपरसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, येलो है या वाइट है या बफ है, येलोइश है, इंडिस्टिंक्ट है, क्या है। इसके अलावा आपकी आई स्ट्राइप वो कैसी है, ये सब चीजें हैं। तो इनके आधार पे एक ये की बनी हुई है। की को मेरे को लगता है आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो शेयर करेंगे, लेकिन हम इस की से ही मैं छोटे छोटे टुकड़े लेके आगे बढ़ूंगा। तो अभी आप इस पे बहुत ज्यादा वो मत करिए, लेकिन देखें अगर तो आप ये शुरुआती विंग बार से करता है, सबसे लेफ्ट में देखें अगर आप, तो विंग बार से स्टार्ट करता है, विच इज the first clue in this key. You can have multiple type of keys, but I think for leaf warblers this works pretty well. तो हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ इसको अभी इस स्टेज पे डिस्कस करने का ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन ये आपके पास रहनी चाहिए, बर्ड वॉचर्स के पास रहनी चाहिए अपने मोबाइल वगैरह में, कभी भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इसका पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। अब हम बात करें स्पीशीज अकाउंट की, तो हम एक एक करके सारी स्पीशीज डिस्कस करेंगे अपने अगले आधे घंटे में। तो हम जैसे सबसे पहली कैटेगरी है विंग बार्स एब्सेंट, जिन लीफ वार्बलर्स में विंग बार्स हैं ही नहीं। अब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे पहली है अंडर पार्ट्स एंड सुपरसिलियम येलो। अगर लीफ वार्बलर में विंग बार नहीं है
और अंडर पार्ट्स एंड सुपरसिलियम येलो हैं, that means it could be either of sulfur bellied warbler या टिकल स्लीफ वार्बलर। तो अब मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूंगा दोनों को। सल्फर बेलीड वार्बलर जो है ये बेसिकली अगर आप मैप देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि दिस ब्रीड्स मेनली इन विद इन इंडियन लिमिट्स इन द लद्दाख रीजन, जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, और विंटर्स में ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में आता है, और नॉर्दर्न इंडिया में ये पैसेज काफी प्रोनाउंस पैसेज होता है। और इसको अगर आप देखें तो इसकी सुपरसिलियम भी येलो है और बेली भी येलो है, लेकिन जो येलो है वो बहुत ब्राइट नहीं है, थोड़ा डस्की येलो होता है। एंड दिस इज हाउ यू डिस्टिंग्विश इट इजीली विद टिकल्स लीफ वार्बलर विच इज द which is the next one that we will discuss just after this. अच्छा, इस बर्ड में भी आपको बिहेवियर बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में, और ये थोड़ा जमीन के आसपास रहने वाली होती है, और इसका जो पैसेज होता है, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ, ये देहरादून से बड़ा रेगुलरली पैसेज करती है, पर्टिकुलरली जब ये स्प्रिंग पैसेज करती है तो इसकी बड़ी प्रिसाइज सी डेट रहती है, हमेशा मार्च के लास्ट डेज या अप्रैल के फर्स्ट वीक, उसी समय यहाँ से गुजरती है, और उस समय हम भी इसको एक्सपेक्ट करने लगते हैं देहरादून में। तो वो, और ये जो है ये ट्री क्रीपिंग बिहेवियर भी दिखाता है, कई बार ये पेड़ के तने पे बैठ जाएगी और कभी ग्राउंड पे भी आ जाएगी। तो ये एक बिहेवियर है जो इसके लिए इंडिकेटिव होता है कि दिस कैन बी अ सल्फर बेलीड वार्बलर बिसाइड्स द अपीयरेंस। तो जैसा मैंने बताया कि कई चीजों के कॉम्बिनेशन से हेल्प मिलती है आपको लीफ वार्बलर्स के आइडेंटिफिकेशन। So we will move to the next species, that is Tickle's leaf warblers. Now this is a warbler which breeds in very high altitudes in Trans Himalayas, और वहाँ काफी सिंग भी करती है। In fact, sorry, मैंने इसका कॉल नहीं प्ले किया। I don't know whether you will be able to, आप लोग कॉल सुन पाएंगे कि नहीं। ये इसका सॉन्ग है। संजय या रिजुता, कैन यू टेल मी कि सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा है। अच्छा, तो एनीवे देन आई थिंक वी विल हैव टू डू विदाउट इट। ठीक है, एक और बार ट्राई कर लो। नहीं, बट इस तरह के टॉक्स में क्या कॉल सुनाई पड़ती है? होना चाहिए, बट मेरी आवाज आ रही है तो नहीं। वेट, आई विल प्ले इट अगेन, लार्जर वॉल्यूम। कैन यू? नहीं, नहीं। You can hear it. I can hear it. नहीं, हमें नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, अच्छा, ओके। एनीवे, अगर ये नहीं चलेगा तो इट्स अ बिट ऑफ अ सेटबैक। आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। मर्लिन से प्ले करो। You want me to play on Merlin? नहीं, आई विल डू इट। क्योंकि तुमको फिर हर चीज करना पड़ेगा। हाँ, पर वो ये मर्लिन में वो कॉल नहीं होगी जो मैं प्ले करना चाह रहा हूँ, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश करने के लिए, बट एनीवे बेटर देन नथिंग। You will play? Anyway, I think we will try to do that only for species where it becomes more important. I think sulfur bellied clay is not. You tell me and I'll. हाँ, sulfur bellied clay. Tell me and I'll do it. Okay. तो सल्फर बेलीड के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो धनंजय, किसी का सजेशन है, आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके जब आप वापस शेयरिंग ऑन करोगे, आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर विद कंप्यूटर ऑडियो। तो तब आपकी मतलब आवाज जो आपकी स्क्रीन पे प्ले हो रही है वो सबको सुनाई देगी। जो आई फर्स्ट स्टॉप शेयर एंड देन आप वापस जब शेयर करोगे ना, आपको एक ऑप्शन आएगा कंप्यूटर कनेक्ट कंप्यूटर ऑडियो या ऐसा कुछ ऑडियो के बारे में एक सेटिंग आएगी आपको। अच्छा, ओके, तो देन आई चूज द ऑप्शन ऑफ कनेक्ट विद कंप्यूटर ऑडियो।
हाँ जी. अच्छा, so I'll do that. तो सभी लोग जो सुन रहे हैं वो थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा. I'll stop sharing the screen and then reshare it. Sharing stop हो गई क्या? हाँ जी. Okay. So now I share it again. अच्छा, also share tab auto, audio. आ रहा है आपको कंप्यूटर ऑडियो या स्क्रीन ऑडियो? When I put it on entire screen, it says to share audio, share a tab instead. To इससे share पहले audio, आपने शेयर ऑडियो किया था अपने से पहले? I don't think. You'll have to share only the PPT and not the entire screen. Somebody is saying on the. Achha, that means it will be a presentation not in full screen, right? जी. Okay. आ गया है. अब प्ले Now करो. it is not full screen, right? हाँ. इसको फुल स्क्रीन. नहीं, अभी प्ले करो पहले. Let's just see if it plays. Okay. हाँ. आ रहा है? आया. Yes. Loud and clear? आ रहा है. नहीं, but is it clear? Not very clear. अब बंद हो गया. Put it on full screen and try. See if that works. I've done that. I can hear the call. It's very loud here on my computer. नहीं, सुन रहा है हमें. No, but is it manageable? It is meaningful, whatever you are hearing. Somebody is saying I can hear very clearly. Okay. So people can hear. ठीक है. But I'm sure now the slides won't move. I'm on tickle sleeve warbler slide. हाँ. हाँ जी. Okay. And Ankit has raised a hand. Can you go to the next slide? Let's see. I've moved to the next slide. Wing bars absent. No, it is still on Tickle's leaf. Well, that's the problem now because we have not shared it from entire screen. No, then put it on full screen and then I'll play it from here when you tell me. I think that is better. Or should I email the presentation to you? No. कर दो. This is better. Just put it on full You will screen. play from Merlin. You will play from Merlin, you mean to say? Yes. All right, let's try that. Sorry, listeners, for this. I'll stop sharing and then share again full screen. Ankit has raised a hand. I don't know what he's trying to say. All right, we are back. Abhi, it is full screen? Yes. So you want me to play Tickle's call? Slide has moved? Yes, it's moved. Okay, so I'm back in Tickles. Okay, you can play. Call is more important because that's when can you hear? Is. So now, if you can play the calls in the. I'm playing the call. I can hear it.
Can people hear it? I'm playing the call and not the song. So anyway, it's a relatively much easier leaf warbler to identify. Breeds in high Himalayas, mainly trans Himalayas, and where it will sing prominently from small juniper or spruce trees, or and वहाँ पे ये मतलब काफी prominently कॉल करती है, सिंग करती है रादर. लेकिन वही है कि ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे उतनी बर्ड वॉचिंग नहीं होती है ट्रांस हिमालयाज में, और विंटर्स में थोड़ा सा शाई रहती है ये, और बुशेस में ज्यादा रहती है, और तब ये सिंगल नोट कॉल करती है जो अभी संजय ने प्ले करी. तो नॉर्दर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया, और इसको आप इफ एट ऑल कंफ्यूज कर सकते हैं तो सल्फर बिलीड से ही कर सकते हैं, लेकिन इसके जो येलो होते हैं ब्राइट होता है काफी कंपेयर टू सल्फर बिलीड. So now continuing with the leaf warblers where wing bars are absent, supercilium. Now अभी हम बात कर रहे थे जिनमें supercilium is yellow. Now we are talking of wing bars absent और supercilium buff white या light yellowish या indistinct. और overall color अगर dark है साथ में, तो फिर then chances इसी के हैं कि इन दोनों में से dusky warbler या smoky warblers में से कोई होगी. और सुपरसिलियम अगर पेल है और प्रोमिनेंट है तो डस्की, और सुपरसिलियम लॉन्ग डस्की येलोइश ग्रीन डस्की येलो या इंडिस्टिंक्ट है तो स्मोकी. और भी फीचर्स हैं, वील नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स में उनको डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ वी मूव अलोंग द की. तो अगर हम डस्की वार्बलर की बात करें तो सॉरी, ये विंटर में हिमालयन फुटहिल्स और एडजॉइनिंग प्लेन्स में आती है, और more to the east, but you can see it in western Himalayan foothills also. देहरादून में भी दिखती है. Grassy scrubby areas often close to water, ये इसका main habitat होते हैं, और east में you can see that in mangroves also. And compared to smoky, इसका longer supercilium है. Calls जो होती हैं इसके भी वही single note sip call होती है, लेकिन इसकी call थोड़ी harder होती है, थोड़ी तेज होती है, और लेग्स पेल होते हैं. तो ये अगर आपको किसी बुश के अंदर से कॉल आ रही है और ऐसी बर्ड दिख रही है और कॉल थोड़े स्ट्रांग है, तो चांसेस डस्की के ज्यादा होते हैं कंपेयर टू स्मोकी. इफ संजय, इफ यू हैव अ कॉल ऑफ डस्की, या यू कैन प्ले. सुन रहे हैं? It's just a chip chip. Yes. It is a chip for both this and smoky, but smoky का call is more subdued compared to dusky. अभी मैं dusky का play कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है. Next you can play smoky. अगर हम smoky की बात करें तो again this is winters in foothills, and मैंने एक्चुअली मैप्स जो हैं यूज किए हैं बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, जो हमारी ग्रिमेट और स्किप एंड स्किप है. एंड द रीजन इज व्हाई आई डिडंट यूज, आई हैव एक्चुअली इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि मैंने बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड काफी ज्यादा रेफर किया है, क्योंकि दैट इज गिविंग मी वेरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन. पर मैप्स मैंने उसलिए वहां से नहीं उठाए हैं क्योंकि उसमें इंडिया का मैप गलत है. तो इसलिए मैंने बर्ड्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ही मैप यूज किए. बहुत अंतर नहीं है, मार्जिनल अंतर है, लेकिन कहीं कहीं पे नेचुरली इसके मैप जो हैं करीब 25 साल पहले बने थे, तो तब से अब में थोड़ा बहुत अपडेशन हुआ, लेकिन कोई विशेष चेंज नहीं है. आई हैव चेक्ड इट विद देम आल्सो. तो अगर इसको देखें तो ये अगेन फुटहिल्स में विंटर्स में मिलती है. थोड़े ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स इसमें जैसे दिख रहा है नेपाल के ट्रांस हिमालयाज में हैं, बट दैट जस्ट अबाउट ऑल. ट्रांस हिमालयाज आर नॉट वेरी वेल स्टडीड, पर्टिकुलरली इन द लद्दाख तो फिर भी काफी स्टडीड है, लेकिन बाकी जगहों पे इतना नहीं है भी बहुत कम. तो जैसे डस्की का था कुछ वैसा ही हैबिटेट भी पानी के पास अंडरग्रोथ में ग्रास और उसमें ही मिलता है, और अंडर पार्ट्स आर मच डार्कर, एंड दैट स्मोकी इफेक्ट इज देयर व्हिच इज वेरी क्लियरली एविडेंट इन दिस पिक्चर. तो दिस इज अबाउट स्मोकी, और दोनों की सिप सिप करके कॉल होती है, लेकिन डस्की की कॉल इज स्ट्रॉन्गर. बजा रहा हूँ.
That is smoky call. Okay. So we are still continuing with wing bars absent. Okay. So I'm sorry. So if the supercilium is buff, white, yellowish, distinct. Remember, this was the same criteria as for dusky and smoky also. But here the other thing is that overall color is not very dark. So we move into a few other species about which हम लोग अब बात करेंगे. और इनमें जो है सुपरसिलियम काफी इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएट करने के लिए. तो ये अगर हम देखें टाइटलर्स लीफ आर्बलर, वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज, क्योंकि ये इसका मूवमेंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा लोकलाइज्ड है. इसका ब्रीडिंग एरिया जो कश्मीर और थोड़ा एडजॉइनिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही एरिया है जहाँ पे ये ब्रीड करती है. और विंटर जो है ये वेस्टर्न घाट्स में करती है और कई ऐसी जगह हैं महाबलेश्वर और इनफैक्ट मच ऑफ वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे काफी इजीली दिन मिल जाती है विंटर्स में. लेकिन और पैसेज में वेस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न हिमालयाज और इवन कहीं कहीं पे प्लेन्स में भी, नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह में कहीं कहीं रिकॉर्ड्स इसके हैं. इसकी काफी स्ट्रॉन्ग आई स्ट्राइप भी होती है और वाइट सुपरसिलियम होता है जो काफी लंबा होता है, ऑलमोस्ट कहते हैं नेप तक पहुंच जाता है. तो दैट इज अ वेरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ टाइटलर्स लीफ आर्बलर. और बहुत कम ही लोगों ने इसको ब्रीडिंग एरिया में देखा होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्डिंग नहीं होती है, थोड़ा नॉर्दर्न कश्मीर वाला एरिया है ये. और it is usually the altitudes that you can see it is say 2000, 2500, 3000 meters. Coniferous zone जो होता है काफी वहाँ पे होता है. और विंटर्स में शोला फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे और इवन अदरवाइज छोटे वुडलैंड्स वगैरह में भी दिख जाता है इन आपके वेस्टर्न घाट्स. तो सॉरी आई गेट द कॉल. इसकी जो विंटर कॉल है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है. Sorry, do you have the call? Are you playing it? I'm playing it. सुन रहा है? थोड़ा. इनफैक्ट कई बार ये एक बाइसिलेबल कॉल भी करता है, थोड़ा सा ह्यूम्स जैसी, लेकिन सेकंड नोट काफी उठता है इसमें, ची ऊपर को उठता है. तो वो काफी इंपॉर्टेंट मार्कर होता है फॉर टाइटलर्स लीफ आर्बलर. थोड़ा थोड़ा जैसे मैग्नीरोस्ट्रिस जो लार्ज बिल्ड में भी कुछ कुछ वैसा कॉल आता है. एनीवे वी कैन मूव अहेड. Next one again with the same features. Let's just go back to those features. Wing bars absent, supercilium buff, white, yellowish or indistinct, and overall color not very dark. इसमें हाँ ये तो then that is mountain chiffchaff जो कि which is a bird which breeds in Ladakh. And in fact in Ladakh if you go there in summers, June, July, August, almost every juniper tree, every tree that is there, you'll hear this bird singing. It is all over the place. It's a very common bird in Ladakh जब summers में breed करता है. और काफी इंटरेस्टिंग सा रैंडम नोट्स का सॉन्ग होता है इसका. आई डोंट नो इफ संजय आप अगर प्ले कर सको सॉन्ग इसका चिफचैफ का, माउंटेन चिफचैफ, सॉरी. तो I'm playing the call. Okay. Anyway, I couldn't hear. तो इसमें और चिफचैफ में जो कंफ्यूजन रहता है माउंटेन चिफचैफ और कॉमन चिफचैफ में, लेकिन एक तो थोड़ा सा इसका जो सुपरसिलियम है इट इज स्लाइटली ब्रॉडर इन फ्रंट ऑफ द आई. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसमें जो अपर पार्ट्स हैं उनमें ओलिव टिंज नहीं रहता है और बेली में येलो टिंज नहीं रहता है नॉर्मली, जबकि कॉमन चिफचैफ में ये दोनों चीजें होती हैं.
So this is a very important distinguishing feature between the two. And of course habitat overlap भी minimal है क्योंकि common chiffchaff is a winter migrant, and this is a bird which breeds primarily in Ladakh, and there are hardly any winter records. So talking about common chiffchaff, this is again a winter visitor to northern India, quite widespread, and there are olive tones on the upper parts and slight yellowish on the belly, which may or may not be there because these are winter plumages. And you can find it in open areas, light forest, open habitat, cultivation, all these things, sometimes even close to water. So this is how you often see common chiffchaff. And yeah. Call. Okay, fine. There's one more species which is only partly coming into Indian limits, only in the extreme desertic zone. That is plain leaf warbler, which is a winter visitor to western Rajasthan, and supercilium is weak, buff, fading over the ear coverts. And it also has a habit, in fact many have this habit, but this does it more frequently, flicking the wings. आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी लीफ वार्बलर्स जो हैं अपने विंग्स को फ्लिक करती हैं, फैलाती हैं और एकदम से बंद करती हैं, तो वो भी करती है ये. और फॉरेस्ट ऑर्चर्ड और थॉर्न फॉरेस्ट जैसा उम्मीद करेंगे इस हैबिटेट में, तो दैट इज वेयर यू कैन फाइंड दिस बर्ड. सो एनीबडी बर्डिंग इन दिस जोन शुड बी ऑन अ लुकआउट प्लेन लीफ वार्बलर के लिए. नाउ वी गेट टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ लीफ वार्बलर्स, wing bars present. So इसमें I mean there are two broad categories, tertial edges prominently white, pale, और इसमें भी whether there are white outer margins to tail. Now this is something which is normally seen when the bird flies. जब उड़ती है और टेल को हल्का सा फैन करती है, then you can see those white outer margin जो टेल के होते हैं वो दिखाई पड़ जाते हैं. और अगर वैसा है तो ये दो में से कोई एक होगी, अगर एशी थ्रोटेड वार्बलर या बफ बार्ड वार्बलर. फेस अगर ग्रे है, अंडर पार्ट्स येलो हैं तो एशी थ्रोटेड, और फेस ग्रे नहीं है और दो बफ ऑरेंज विंग बार्स हैं तो बफ बार्ड वार्बलर. अभी हम इनके बारे में अलग अलग स्लाइड्स में भी देखेंगे और फीचर्स के लिए. इसी तरह से अगर वाइट आउटर मार्जिन नहीं है टेल में, देन देयर इज अ होल लॉट ऑफ अदर स्पीशीज. अगर कॉर्नल स्ट्राइप जो है, जो कि सिर के एकदम सेंटर से गुजरती है ऑन द क्राउन, तो वो अगर वीक है या एब्सेंट है, एंड सुपरसीलियम मे नॉट बी येलो, तो इट कुड बी येलो ब्रोड और ह्यूम्स वार्बर. बोथ दिस स्पीशीज वर एक्चुअली कंसीडर्ड टू बी वन अर्लियर एंड नाउ दे आर सेग्रीगेटेड. अभी भी कई जगह पे इनको एक ही मान लेते हैं. और अगर सुपरसीलियम एंड कॉर्नल स्ट्राइप येलोइश है तो और क्लियर है, मतलब स्ट्रांग है, तो फिर ये लेमन रम्ड या ब्रूक लीफ वार्बलर में से एक हो सकती है, जिसमें ब्रूक्स लीफ वार्बलर की जो कॉर्नल स्ट्राइप है वीक रहेगी. और एक और अंतर होता है आई स्ट्रिप हुक्स का, जो अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे. तो ये 6 स्पीशीज वो हैं जिनमें विंग बार भी प्रेजेंट है और टर्शियल एज प्रोमिनेंटली वाइट है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशी थ्रोटेड वार्बलर की, जो कि बहुत छोटा वार्बलर है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इन लीफ अमंग्स लीफ वार्बलर्स. और इसको पहले ग्रे फेस्ड लीफ वार्बलर बोलते थे. और ये पूरे हिमालयस में मिलता है. बहुत स्ट्रॉन्ग एल्टीट्यूडनल मूवमेंट नहीं दिखाता है, पर दिखाता है. नॉर्मली 2000 मीटर के ऊपर ब्रीड करता है टेम्परेट फॉरेस्ट में, जिसमें अच्छी अंडरग्रोथ हो, और विंटर करता है नीचे. और अक्सर काफी प्रिसाइज सा इसका जोन होता है विंटरिंग का. यू कैन से 1500 प्लस माइनस 500 मीटर्स. नॉर्मली ये उसी जोन में दिखता है विंटर्स में. और पेल रम्प होता है जैसे लेमन रम्प जैसा, और वाइट सुपरसीलियम, ग्रे थ्रोट एंड फेस. एक्चुअली इसका ग्रे थ्रोट और फेस जो है वो इसको एकदम इनडिस्टिंक्ट बना देता है बाकी लीफ वार्बर से. एंड दिस इज द बिगेस्ट क्यू टू इसको आइडेंटिफाई करने के लिए. और विंटर जो है थोड़ा नीचे, जैसे मैंने बताया, थोड़ा आ जाता है, लेकिन फुटिल्स तक भी नॉर्मली नहीं आता है. ये जो आउटर रेंजेस हैं उन्हीं में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हिमालयस के. तो डेंस और ओपन फॉरेस्ट में दिखता है.
और थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा शाई भी हो जाता है ये विंटर्स में कई बार, और बड़ी इसकी मैं कहूँगा एक बड़ी जेंटल सी सिप कॉल होती है, और अगर आप बिल्कुल क्वाइटली सुने तो फिर आपको पेड़ की कैनोपी के अंदर से ये सुनाई पड़ जाती है। तो बहुत मतलब जेंटल सी सिप कॉल होती है इसकी, इफ यू हैव इट एंड यू कैन प्ले। हाँ राइट। और इसका जो सॉन्ग होता है, इफ यू हैव द सॉन्ग यू कैन प्ले दैट। Playing it. Okay. So song is quite varied and nice. तो और थोड़ा थिन होता है, लेकिन काफी उसमें थोड़ा वेरिड होता है। कुछ ये जो वेस्टर्न घाट्स में जो स्मॉल सनबर्ड होती है आजकल, इट हैज अ डिफरेंट नेम, मिनिमा, उसके जैसा लगता है इसका सॉन्ग। बल्कि वेस्टर्न घाट्स में एक आध बार जब बर्ड वॉचिंग की तो वो सनबर्ड गा रही थी, तो मुझे लगा ये कहाँ से आ गई एशी थ्रोटेड। तो थोड़ा सिमिलैरिटी है दोनों के सॉन्ग में, बट दैट्स जस्ट अबाउट ऑल, अदरवाइज दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इज बफ बार्ड वार्बलर, पुल्चर, फेलिस्कोपस पुल्चर। तो ये हायर एल्टीट्यूड का वार्बलर है, और इसके भी देयर इज अ कॉर्नल स्ट्राइप एंड नॉर्मली 2 विंग बार होते हैं विच आर बफ या ऑरेंजिश इन कलर, और कई बार एक ही दिखाई पड़ती है, जैसे इस पिक्चर में भी एक ही क्लियरली दिख रही है, बट अक्सर 2 भी दिखते हैं। क्राउन स्ट्राइप बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होती है कंपेयर टू लेमन रम्ड वार्बलर, जिसको हम इसके बाद देखेंगे। एंड देयर इज ऑफ कोर्स, जैसा पहले बताया था, व्हाइट ऑन टेल। बर्ड्स जुनिपर, रोडोडेंड्रन, ओक फॉरेस्ट में मिलता है, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है काफी हाई एल्टीट्यूड में ब्रीड करता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल भी होती है, ट्रिलिंग कॉल होती है, इफ यू कैन प्ले संजय। विंटर्स में कम्स डाउन, बट अगेन hardly touches the foothills, remains in the hills only. Playing the call first. Okay. बहुत ही कम है song. Yeah, now you hear that trilling song. Okay. Yes, there. It's a long trill. बहुत डिस्टिंक्ट होती है, and if you are in that altitude समर में, तो आपको ये अक्सर सुनाई पड़ेगा ये सॉन्ग पुल्चर का। Next we come to lemon-rumped warbler, which is a very common warbler in winter in foothills. One of the most prominent warblers, if I can say so. तो पहले पालास लीफ वार्बलर बोलते थे इसको। समर में अगेन inhabits pretty high altitude, and winters में this comes down to the foothills and can be commonly seen in places like Dehradun. और it has a very strong coronal stripe, very prominent eye stripe, and eye stripes के साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये आखिरी में ब्रॉडन हो जाती है, ट्रायंगुलर सी, इसको बोलते हैं कि आई स्ट्राइप हुक्स अंडर द ईयर कवर्ड, एज इफ ईयर कवर्ड को इन सर्कल्स ऐसा कर रही है। तो ये एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग फीचर होता है लेमन रम्ड वार्बलर का। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको बहुत हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, और जैसे इसका नाम है लेमन रम्ड, तो इसका जो रम्प होता है वो लेमन येलो होता है। इट होवर्स एट ब्रांच टिप्स, ये इसकी सबसे यूनिक फीडिंग स्टाइल होती है, ब्रांच टिप्स के सामने जाके होवर करेगा, ब्रीफ होवर करेगा इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। तो जब होवर करती है तो उस समय इसकी लेमन रम्प और ज्यादा क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो इट्स अगेन अ वेरी स्मॉल लीफ वार्बलर, but it is a prominent leaf warbler. 2 wing bars are very clear, और ब्रीड करता है हाई एल्टीट्यूड में, फॉर स्प्रूस में, मेनली कॉनिफर्स को ज्यादा प्रेफर करता है, और विंटर्स इन फॉरेस्ट, ओपन वुडलैंड्स। इनफैक्ट ज्यादातर जो लीफ वार्बलर्स हैं आप देखेंगे कि समर में ब्रीडिंग टाइम में दे विल बी ब्रीडिंग इन गुड फॉरेस्ट, इन डेंस फॉरेस्ट, बट विंटर्स में दे बिकम मोर जर्नलिस्ट, कल्टीवेशन के पास भी दिख जाएंगे, कई
ये तो उतना नहीं दिखता है, लेकिन कई लीफ वार्बलर्स हैं जो आपको कल्टीवेशन, ऑर्चर्ड्स और इस तरह की जगहों पे, वुडलैंड्स, इवन पार्क्स, ऐसी सब जगहों पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप ह्यूम की कॉल और ग्रीनिश वार्बलर की कॉल की आपको आदत पड़ जाए तो आपको विंटर्स में ये ज्यादातर जगह सुनाई पड़ने लगती है, शहरों के बीच में भी। So lemon rum also has a very prominent call. It's not exactly a trill, if you can play that. थोड़ा सा जैसे उसके बहुत क्विक ट्रिल्स होते हैं ऑरेंज बार्ड के, इसके उतने क्विक ट्रिल्स नहीं होते हैं और थोड़े फ्लैट होते हैं। उसके में एक हाइट पे पहुंच के वो उतरता है ट्रिल, जबकि इसमें थोड़ा सा फ्लैटर होते हैं ट्रिल्स लेमन रम। इफ यू हियर देम वन आफ्टर अनदर, तो थोड़ा आपको एक के बाद एक सुनेंगे उसको तो काफी आपको इससे हेल्प हो जाएगी। Next, we talk about Brooks leaf warbler, which is only restricted to the northwestern plains of the country. थोड़ा बहुत foothills में भी दिखता है, and it's a winter visitor. जो breeding areas हैं, they are just around the limit of Indian territory. और इसका भी pale और V cornal stripe रहता है, light yellow, and it's a paler and duller version of lemon rum. अगर lemon rum की हम बात करें, जो हमने इससे पहले देखा था, उसका एक पेलर वर्जन और डल वर्जन जैसा लगता है। तो जिन एरियाज में काफी लोग इसको पंजाब, हरियाणा, इन सब एरियाज में देखते हैं, एंड पीपल हैव फोटोग्राफ्ड एंड रिकॉर्डेड कॉल्स आल्सो फ्रॉम देयर। तो इसका बट सिंगिंग वाले जोन में वी आर यूजुअली नॉट बर्डिंग, दोज एरियाज आर नॉट द एरियाज जहाँ पे हम लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं। तो मेनली विंटर्स में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स बेसिकली is the place where you get them, and you can play the कॉल बजा रहा हूँ। सुना? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ा, बट कॉल इज अ बिट लाइक ह्यूम्स कॉल। ह्यूम्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ह्यूम्स की कॉल से लोग ज्यादा फेमिलियर होते हैं। थोड़ा बाइसिलेबल टाइप का कॉल होता है। I hope it is evident in the call played. No, this is a different call. This is a different call. Yeah. I think this is. That was a call note. That was the call note. That was the call note. Okay. All right. Next we come to the yellow-browed warbler, or yellow-browed or Humes. They have to be looked together. दोनों को एक साथ देखना होता है। इनफैक्ट जैसा मैं कह रहा था कि पहले दोनों को एक ही मानते थे, और ये दिस इज मोर ऑफ अ विंटर विजिटर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देयर सम ब्रीडिंग इन द हाई माउंटेन्स इन नॉर्दर्न इंडिया, बट द मेन ब्रीडिंग एरिया जो इसका है वो नॉर्दर्न एरियाज हैं, इंडियन लिमिट के बाहर। और ये जो है नॉर्मली विंटर्स में 2000 मीटर के नीचे विंग बार एंड सुपरसीलियम इज टिंज्ड विद येलो। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है इसमें कंपेयर टू ह्यूम। एंड लोअर मैंडिबल इज येलोइश। ओपन वुडलैंड्स एंड ऑर्चर्ड्स में ही ज्यादा दिखता है इस जोन में, पूरे ईस्टर्न हिमालयस के जोन में। एक तरह से ये और ह्यूम्स जो हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगर ह्यूम्स को देखें तो ह्यूम्स ईस्ट में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन वेस्ट और सेंट्रल हिमालयन जोन में ह्यूम्स काफी दिखाई देता है। जस्ट गो टू ह्यूम्स फॉर सिंप्लिसिटी। यस, तो ह्यूम्स जो है ये दिस इज द कॉमन वार्बलर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इन विंटर्स। और ये जो है ब्रीड करता है हाई हिमालयाज में, काफी हाइट तक जाता है, एल्पाइन, सब एल्पाइन एरियाज में, और वहां पे ब्रीड करता है। ये थोड़ा सा इसका प्रेफरेंस जो होता है बर्च की तरफ ज्यादा होता है। ये और ग्रीनिश लगभग एक ही जोन में ब्रीड करते हैं, ग्रीनिश वार्बलर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ग्रीनिश वार्बलर जो है उसको वो भी इसी एल्टीट्यूड में ब्रीड करता है, लेकिन उसका प्रेफरेंस थोड़ा कॉनिफर की तरफ ज्यादा होता है, इसका बर्च की तरफ ज्यादा होता है। हालांकि बहुत रिजिड नहीं है ये भी। और इसके मतलब एक थंब रूल ये भी है कि इसके बिल और लेग्स जो हैं दोनों डार्क होती हैं और सिंगल विंग बार। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्यों है इसको फील्ड में आइडेंटिफाई करने के लिए,
और विंटर्स में लगातार अपनी कॉल देता रहता है। इट्स अ टेरिटोरियल कॉल जो कि ये देता रहती है, क्योंकि ये अब नॉर्मली एक कोई बड़ा पेड़ कैनोपी का होगा तो उसको ये अपनी टेरिटरी बना लेता है विंटर के लिए, और वहां कॉल करता रहता है सो दैट अदर मेल्स डोंट कम, दूसरे मेल्स को, दूसरे बर्ड्स को रोकने के लिए। तो बहुत टिपिकल इसका बाइसिलेबल कॉल होता है। इफ यू कैन प्ले चीवीप, बता रहा हूँ। चीवीप ऐसे करके, सुन रहा? आर यू गेटिंग द बाइसिलेबल कॉल टिपिकल? यस, हाँ, दैट्स मुझे व्हाट आई नहीं एम सुनाई प्लेइंग। पड़ रही, बट अगर सबको सुनाई पड़ रही है तो ठीक। या बहुत ही टिपिकल कॉल है इसकी, ह्यूम्स की। और जैसे मैंने बताया, नॉर्थ इंडिया में राइट अप टू इवन सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, ये इट्स बिकम्स वन द कॉमनेस्ट लीफ वार्बलर इन विंटर्स पूरे इस जोन में। और अगर आप इसकी कॉल्स जो हैं, विंटर कॉल्स बहुत कॉमन, बहुत इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और उसके बाद ये फिर इजीली आप इसको कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना देखे, जस्ट कॉल सुन के। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अगर दिखती है तो डार्क बिल और डार्क लेग्स, वो एकदम, और सिंगल विंग बार, ये एकदम, और ऑफ कोर्स सुपरसिलियम एंड आई स्ट्राइप, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इंडिकेट्स ह्यूम्स वार्बलर। और एक डार्क पैनल इज आल्सो इंडिकेटिव, जो Which विंग one? बार के, हाँ हाँ, राइट 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 राइट, विंग बार के बगल में जो डार्क पैनल है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वी आर इनटू द अदर categorization of wing bar present where tertial edges are not prominently white, although tertial edges is something which is not so visible in a bird, पर ये की में उसी को यूज किया है। तो इसमें अगर कॉर्नल स्ट्राइप प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट वो फर्दर डिवाइड करता है इनको दो कैटेगरी में। जो 6 स्पीशीज जो बची हैं इनके बारे में, इफ कॉर्नल स्ट्राइप, सुपरसिलियम ब्रेस्ट एंड वेंट येलो वेंटेड वार्बलर, जो कि बहुत इजी होती है आइडेंटिफाई करने में। फिर कॉर्नल स्ट्राइप, सुपरसिलियम ब्रेस्ट एंड वेंट येलो, और साथ में 2 विंग बार्स, लाइट स्लीट वार्बलर और वेस्टर्न क्राउन वार्बलर। अभी ये दोनों काफी सिमिलर होती हैं, इनके बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे। और सिमिलरली अगर कॉर्नल स्ट्राइप एब्सेंट है तो इट कैन बी ग्रीनिश लीफ वार्बलर, ग्रीन लीफ वार्बलर, ग्रीनिश लीफ वार्बलर और लार्ज बिल्ड लीफ वार्बलर। तो इनके बारे में वन बाय वन हम देखते हैं। येलो वेंटेड वार्बलर इज वार्बलर ऑफ ईस्टर्न हिमालयास, and this is perhaps the only warbler which breeds below the temperate zone. You can find it breeding at altitude like 700-800 meters, 1000 meters. The only Phylloscopus जो कि इतना नीचे ब्रीड करता है ईस्टर्न हिमालयाज में, और बहुत डेंस फॉरेस्ट का हैबिटेट है इसका। बहुत स्ट्राइकिंग कलर्स हैं। येलो जैसा इस पिक्चर में दिख भी रहा है, येलो काफी स्ट्राइकिंग होता है, जो कि नॉर्मली इस तरह का येलो और उनको लीफ वार्बलर्स में देखने को नहीं मिलता। एंड वेंट इज आल्सो, सो कॉर्नल स्ट्राइप, सुपरसिलियम ब्रेस्ट एंड वेंट आर ब्राइट येलो। तो ये सबसे बड़े मार्कर होते हैं। और उस एल्टीट्यूड में एकमात्र, जैसे मैंने कहा, एकमात्र है जो ब्रीड कर रहा है, जो सब ट्रॉपिकल जोन है ईस्टर्न हिमालयास का। The slide hasn't changed. Oh, where are you? Wing bars present. Second. हाँ उसी पे है। Now? नहीं, उसी पे है। अच्छा, okay. Maybe you stop sharing and share again. Is it there? नहीं, अभी वही है, wing bars present. Okay. I've stopped sharing. Not getting the share tab. रुजुता, शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा है। आपको कॉल पे मतलब क्या दिखा, मतलब कॉल पे कुछ दिखा रहा है कि आर यू बैक ऑन द स्क्रीन जहां आपको कॉल पे कॉल दिख रही है? Hello?
Oh, okay, fine. So Soumya just said कि slide दिख रहा था. Maybe your internet was weak. अच्छा, हो सकता है. ठीक है then. So all kinds of possibilities are there. ठीक है, फिर से शेयर कर दो. But the problem is now I'm unable to share. रुजुता, वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है. नहीं, I am getting that option. But when I do this entire screen, okay, now yeah, I get it. ठीक है. All right. Now you can see the yellow vented warbler slide. Sanjay? मुझे नहीं दिख रहा है, but other people are able to see it, so maybe it's my issue. हाँ जी. And people are also responding. You can see it, Soumya? Yes. अच्छा, I'll just move ahead. देखना change होता है कि नहीं? Move ahead. हाँ जी. Has it changed to blind sleeve warbler? Yes. Okay, good. So it's working. All right. So yellow vented warbler, it's fine. Everybody's heard it except Sanjay. Seen it rather. तो ये ब्लाइथ स्लीव वार्बलर की बात करें अगर, फेलोस्कोपस रेगुलॉइडिस. हाँ, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ब्लाइथ्स एंड वेस्टर्न क्राउन टुगेदर, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर हैं. ये जो है ब्लाइथ स्लीव वार्बलर जो है, दिस इज समर ब्रीडिंग between 1500 and 3700 meters, large zone, and it actually, as we move eastwards, it's more and more of Blythe's domination, or as we move westwards, then it is more of western crown domination. So like Uttarakhand will be like more like a transition. It may be in Himachal also, but these are states where you get both. But further east, western will drop out, and further west, Blyths will almost drop out. तो इनमें डबल विंग बार है, कॉर्नल स्ट्राइप है, very similar to western crown, but this is a shade smaller. Okay, and western crown, the bill is more orange than, of course, इस पिक्चर में काफी इसमें भी ऑरेंज दिख रहा है, but normally the lower mandible is orange. In case of western, the upper mandible is also to a great degree orange. And of course, calls, very nice and subtle differences between the two. Unfortunately, can't play it so well here. ये जो आपका maybe you have an access to संजय, दोनों का कॉल का एक्सेस है. सॉन्ग, आई एम टॉकिंग ऑफ सॉन्ग, बिकॉज इनके सिंगिंग जोन में काफी बर्डिंग होती है, पूरा टेम्परेट जोन की बर्डिंग में ये दोनों दिखती हैं. So, एक और चीज है जो ब्लाइथ्स है, वो विंटर्स में इट मूव्स, आई मीन थोड़ा ईस्ट की तरफ ज्यादा कॉमन रहती है ये, और इट डजंट स्प्रेड टू द पूरे कंट्री में स्प्रेड नहीं होती है, अनलाइक वेस्टर्न क्राउन वेयर विच मूव्स डाउन साउथ. तो एक और डिफरेंस जो है, वेस्टर्न क्राउन में जो बेली है वो ग्रेइश वॉश नॉर्मली रहता है. बाकी कॉर्नल स्ट्राइप जो है ब्लाइथ के मुकाबले वीकर है, एंड दिस इज अ शेड लार्जर. एज आई सेड, बिल इज लार्जिश ऑरेंजिश बीक, सो दैट्स आल्सो वन, एक डिफरेंस ये भी है इसके और ब्लाइथ्स के बीच में. और ये जो है वेस्टर्न क्राउन, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये ज्यादा वेस्ट की स्पीशीज है जहां ब्रीड कर रही है, तो ये कॉनिफर्स में ज्यादा प्रेफर करती है, कॉनिफरस हैबिटेट को, वेयरएज ब्लाइथ्स यू फाइंड इट प्रेफरिंग ब्रॉड लीव्ड हैबिटेट्स मोर. और विंटर में ह्यूमिड फॉरेस्ट में वो करती है. कॉल्स के बारे में मैं ओरली बता देता हूँ कि एक बड़ा सटल डिफरेंस होता है. दोनों रिपीट सिलेबल्स करते हैं बहुत ज्यादा, और काफी प्रोमिनेंट कॉल्स होती हैं, काफी इनकी स्ट्रॉन्ग कॉल्स होते, सॉन्ग्स होते हैं विद नंबर ऑफ रिपीटेड सिलेबल्स. लेकिन इनकी स्टार्टिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. इन केस ऑफ ब्लाइथ्स, द स्टार्टिंग नोट विच इज, जो थोड़ा डिफरेंट होता है रेस्ट ऑफ द कॉल से, रेस्ट ऑफ द सॉन्ग से, वो एक सिंगल नोट जैसा होता है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता है. चिप चूचू 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 लाइक दिस, तो शुरू में एक चिप जैसा होता है. जबकि अगर हम इसकी बात करें वेस्टर्न क्राउन की, तो उसमें शुरू में 2-3 नोट्स सुनाई पड़ते हैं, ची 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 चुई 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 लाइक दिस. तो शुरू में जो
2-3 नोट्स अलग से होते हैं। तो ध्यान से अगर आप सुने तो स्टार्टिंग नोट से पता चल जाता है कि ये वेस्टर्न क्राउन है या ब्लाइथ्स लीफ वार्बलर है। तो बाकी इनके दोनों का जैसे मैंने बताया सॉन्ग्स काफी पावरफुल होते हैं, काफी तेज गाते हैं ये, इनके नोट्स जो होते हैं रिपीट होते हैं। मतलब ब्रीडिंग सीजन में इनको देखना ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है बिकॉज दे आर सिंगिंग। और विंटर्स में दोनों का जोन अलग है, वैसे ये साउथ इंडिया की तरफ चला जाता है वेस्टर्न क्राउन, वेयर एज ब्लाइथ जो है वो ईस्टर्न हिमालयस की तरफ चला जाता है। Sanjay, can you play Blythe's Leaf Warbler song? Okay. Yes, Dhananjay, I can see the crown warbler slide. Right. That's fine. Yeah, but wait, I'll get Sanjay back. if you can play the Blythe का song और Western Crown का song, तो let us see वो differentiation जो मैं बता रहा था वो evident है कि नहीं, the calls that he is going to play. Yeah, just playing. Do you want me to play Blythe's Leaf Warbler and Western Crown? Okay. First I'm playing Blythe's song. I just played Blythe's and now I'm playing Western Crown. सुन रहा है? I played both. नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा, but doesn't matter. मैं in fact मुझे लग रहा है कि मैं let me try it from good old Grimet Inkscape. पहुंचना easy है. I played both the songs. Could you hear this? मैंने play किया इस बार ये. नहीं ना, नहीं सुनाई पड़ रहा है. It is strange. मेरी आवाज जा रही है और जो bird call में play कर रहा हूँ. Is my song when I'm playing it, can people hear? No. I think audio part is rather weak. Let's keep going. Yeah. But that description that I told you is something that you have to look for. Blythe's or Western के case में, Blythe's में the initial note is weak and usually just one small note, whereas in Western Crown there are usually 3 notes, with जो कि starting notes होते हैं. Rest of the repertoire is different, जो कि repeat syllables होते हैं दोनों में ही. Okay, लेकिन उस चीज से काफी पता चलता है दोनों के बीच में डिफरेंस. Anyway, now we come to the last bit of Philoscopus, the green warbler, which was again जो कि आपके greenish warbler से ही एक तरह से split है. और ये जो है केवल विंटर माइग्रेटरी है हमारे कंट्री में, और पैसेज करता है पूरे कंट्री से, मतलब मेनलैंड से एटलीस्ट, और वेस्टर्न घाट्स में जाके ये विंटरिंग करता है ग्रीन वार्बलर. तो ग्रीन वार्बलर नेचुरली जब विंटर कर रहा है तो कॉल ही करेगा, सॉन्ग नहीं करता है. और इसके और ग्रीनिश में थोड़ा जो विजुअल डिफरेंस है वो मेनली यही है कि इसका जो है थोड़ा सा अपर पार्ट्स में ब्राइटर ग्रीन होता है. बट दीज आर थिंग्स विच आर वेरी डिफिकल्ट, फील्ड में बहुत मुश्किल होता है इनको वो करना, डिस्टिंग्विश करना ब्राइटर ग्रीन पार्ट्स. फिर सुपरसीलियम, चीक, थ्रोट वगैरह में एक येलोइश सा वॉश रहता है. दैट इज अनदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन. ग्रीन की अगर बात करें तो दिस आल्सो अ वेरी कॉमन बर्ड फॉर द कंट्री, खासतौर से विंटर्स में. मतलब ऑल्दो ब्रीड भी इंडियन लिमिट्स में करता है बहुत हाई हिमालयाज में. जैसे हमने बताया ह्यूम्स और ग्रीनिश ये हैं जो हाई हिमालयाज, जो बिल्कुल लास्ट फॉरेस्ट होते हैं हमारे सब अल्पाइन फॉरेस्ट, वहाँ पे ये लोग प्रोफ्यूजली ब्रीड करते हैं. तो समर में बहुत हाई, लेकिन विंटर्स में
बिलो 2,500, ऑफ कोर्स ये 2,500 मीटर की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये वेस्टर्न घाट्स के एल्टीट्यूड्स भी आ जाते हैं इसमें। तो जैसा की से भी था, नो कॉर्नल स्ट्राइप, वाइट थ्रोट, सुपरसीलियम वाइटिश कंपेयर टू ग्रीन। जैसे मैंने बताया था ग्रीन में ये येलोइश होता है और इसका काफी वाइट थ्रोट होता है और थोड़ी सी मतलब साइज में भी स्लाइटली बिगर फील होता है इसका साइज। जैसे ह्यूम्स और ये काफी कॉमनली दिखती हैं उसमें इंडियन मेनलैंड में विंटर्स में, बट दिस इज डिस्टिंक्टली लार्जर देन ह्यूम्स। फिर ये कॉनिफर बर्च ऑफ फॉरेस्ट में वो करता है और विंटर्स ओपन फॉरेस्ट और वुडलैंड्स में बड़ी कैनोपीज में साउथ इंडिया में आप जाएं तो उनमें जरूर ग्रीनिश वार्बलर की आवाज आपको विंटर में भी कॉल नोट देता है। थोड़ा फ्लैट सा कॉल नोट होता है और विद लिटिल एक्सपीरियंस यू कैन आइडेंटिफाई इट इजीली विद ग्रीनिश विद द कॉल नोट। इनफैक्ट इसके और ग्रीनिश वार्बलर के कॉल नोट में जो सटल डिफरेंस होता है, जो कि थोड़ा ट्रेन्ड आई ईयर को ही पकड़ में आता है, क्योंकि दोनों स्पीशीज बहुत क्लोज हैं, स्प्लिट है एक ही स्पीशीज से, तो इनके नोट्स भी बहुत सिमिलर हैं। लेकिन जो ग्रीन का नोट है वो एक तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है और दूसरा उसमें एक थोड़ा सा वेवी सा कैरेक्टर है। जैसे ग्रीनिश वार्बलर की बात करें तो एक थोड़ा फ्लैट सा थोड़ा फ्लैट सा नोट होता है, मुंह से तो निकालना बहुत ही मुश्किल सा है इसको, लेकिन जैसे आप ह्यूम्स के, लेकिन खैर उसके लिए ह्यूम्स का भी कॉल सुनाई पड़ना चाहिए। ह्यूम्स के कॉल में जो ऊपर जाता है वो ना करें, उसको फ्लैट कर दें, कुछ कुछ वैसा कॉल। तो ग्रीनिश का कॉल फ्लैट होता है, लेकिन जो ग्रीन का कॉल होता है उसमें एक छोटा सा वेवी सा कैरेक्टर होता है, हल्की सी एक उतार चढ़ाव आता है, बहुत हल्का सा। तो विद ट्रेन्ड आई ईयर आप थोड़ा मतलब प्रैक्टिस से, और ये प्रैक्टिस नॉर्मली साउदर्न इंडिया में ही हो पाती है क्योंकि वहाँ ग्रीन और ग्रीनिश दोनों होते हैं, जहाँ कई बार ऐसा होता है कि आपको दोनों बर्ड्स एक ही टाइम पे सुनाई पड़ जाते हैं। तो साउथ इंडिया में ये मौका मिलता है इस चीज को शार्पन करने का। बट इफ यू आर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं, एक पैसेज करता है काफी, खासतौर से वेस्टर्न प्लेन्स, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स से बहुत मैसिव पैसेज करता है। डाउनवर्ड पैसेज उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन अपवर्ड पैसेज जो होता है, जो स्प्रिंग पैसेज होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगर आप मिडिल ऑफ अप्रैल में फुटहिल्स में आ जाएं यहाँ उत्तराखंड में या हिमाचल में, तो इतनी बड़ी संख्या में ग्रीनिश वार्बलर अपवर्ड माइग्रेशन कर रहा होता है अपने ब्रीडिंग ग्राउंड का, और उस समय खूब गा भी रहा होता है क्योंकि इट इज अप्रोचिंग ब्रीडिंग। तो फॉर करीब एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बड़ी कॉमन चिड़िया हो जाती है आपके 10 से 20 अप्रैल के वाले पीरियड में। थोड़ा लेट मूव करता है ऊपर क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड ब्रीडर है। अगर वहाँ जल्दी पहुंच जाएगा तो वहाँ इतनी बर्फ होगी कि वहाँ ब्रीड नहीं कर पाएगा, तो ये थोड़ा डिलेड ब्रीड मूवमेंट होता है। जैसे अगर आप ग्रे हुडेड वार्बलर की बात करें तो ग्रे हुडेड वार्बलर इज द फर्स्ट टू लीव फुटहिल्स। अगर देहरादून वैली की बात करें तो देहरादून वैली से वो मिड मार्च तक गायब हो जाता है क्योंकि उसके ब्रीडिंग एरियाज बहुत लो हैं, वो 1000 मीटर से ही ब्रीड करने लगता है। लेकिन ये जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड ब्रीडर है, अगर ये जल्दी वहां पहुंच जाएगा तो ना इसको खाने को मिलेगा ना कुछ, तो इसलिए ये थोड़ा लेट मूवमेंट करता है। और हम इसी कैटेगरी में जो लास्ट बर्ड है दैट इज लार्ज बिल्ड लीफ वार्बलर, फिलोस्कोपस मैग्निरोस्ट्रिस। दिस इज द लार्जेस्ट, about 13 centimeters, 12.5 to 13 centimeters, and this is a bird which has a very unique habitat. ये नॉर्मली जो हिमालयस के जो रिवराइन एरियाज होते हैं, चाहे वो छोटा नाला हो, चाहे स्ट्रीम हो, चाहे रिवर हो, उसके दोनों तरफ जो जंगल होते हैं उस पे रहता है ये। और ये जो है बहुत बोल्ड सुपरसीलियम, बहुत प्रोमिनेंट आई स्ट्राइप, और साइज भी इसका कंसिडरेबली बड़ा होता है। इट इज द लार्जेस्ट। बिल भी लार्ज और डार्क होती है, लिटिल सम ऑरेंज इन इट। और जैसे मैंने बताया रिवराइन फॉरेस्ट में ब्रीड करता है ये, और काफी पियर्सिंग से 3 नोट वाली लॉन्ग ड्रॉन कॉल होती है, थोड़े लंबे लंबे नोट होते हैं 3, कुछ कुछ इस तरह से टी 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 टी, थोड़ा नीचे जाते हुए 3 नोट होते हैं इसके। और थोड़ा थोड़ा ये इट रिमाइंड्स यू ऑफ
इनिशियल नोट्स जो व्हाइट थ्रोटेड फैंटेल के होते हैं। और मुझे आज, हाँ इफ यू कैन प्ले। बजाया था मैंने, अच्छा अच्छा, फिर मुझे से कुछ नहीं बजा पड़ा। दूं? तो ये कॉल अगर आपको हिमालयस में सुनाई पड़े और खासतौर से स्टीन्स के आसपास, तो इसका मतलब यू हैव अ लार्ज बिल्ड लीफ फार्मर देयर। और हाँ, और जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इफेक्ट आता है, जैसे व्हाइट थ्रोटेड फैंटेल के सॉन्ग के शुरू के नोट्स होते हैं, कुछ कुछ वैसा इफेक्ट आता है इसमें। और विंटर्स में ये साउथ इंडिया पहुंच जाता है, पैसेज में बीच में मिलता है, थोड़ा लेट पैसेज करता है, विंटर्स में आता है। और इसके पास इसकी भी विंटर्स की 2 नोटेड कॉल होती है, जिसमें सेकंड नोट काफी ऊपर जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी सा कॉल होता है जो उसका सेकंड नोट है, टी समथिंग ऑफ दिस काइंड, डिफिकल्ट टू विसल, टीरी ऐसा करके एक नोट होता है इसका, जो कि बजा रहा हूँ, अच्छा, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग अक्रॉस। चलिए कोई नहीं। ओके। तो दिस इज अबाउट दिस, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल फिलोस्कोपस। इसके बाद हम आई जस्ट रन थ्रू, आई थिंक टाइम बहुत हो गया है। ये सिसरकस जो हैं, जिनका जो कि बड़े अलग से दिखते हैं, वैसे टिपिकल फिलोस्कोपस नहीं दिखते हैं। ग्रे हुडेड के बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि ये तो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल है। और उसके बाद ये जो रूल हैं, दो थोड़े से ट्रिकी, ग्रे चीक्ड वार्बलर जो नॉर्थ ईस्ट में बर्डिंग करते हैं उनके लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं, ग्रे चीक्ड वार्बलर और व्हाइट स्पेक्टेकल्ड वार्बलर। ये सब जो है पहले एक ही मानी जाती थी, ये स्प्लिट हुआ है करीब मेरे ख्याल से करीब 20 साल पहले, जिसमें ये 4-5 स्पीशीज में स्प्लिट हो गया। जो आपकी गोल्डन स्पेक्टेकल्ड वार्बलर होती थी उसका कम्प्लेक्स है ये। और सॉन्ग्स ने मेनली इसमें भूमिका अदा की है इनको स्प्लिट करने में, इसलिए सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जैसा बताया पब्लिक प्लेटफॉर्म में बहुत सॉन्ग्स अवेलेबल हैं दैट यू कैन यूज। ग्रे चीक्ड वार्बलर, व्हाइट स्पेक्टेकल्ड वार्बलर, ग्रीन क्राउन वार्बलर जो हमारे वेस्टर्न हिमालयस तक आ जाता है, सिसरकस फिलोस्कोपस बुरकाई, एंड विस्लर्स वार्बलर। विस्लर्स वार्बलर इज वेरी कॉमन, और थोड़ा सा ये अंडर मतलब मिडिल कैनोपी के बर्ड्स हैं, जो ये जो सिसरकस से फिलोस्कोपस में आए हैं। मिडिल कैनोपी अगर आपने विस्लर्स वार्बलर वेस्टर्न हिमालयस में देखा हो तो हमेशा जमीन से करीब 2-3 मीटर ऊपर ज्यादा दिखाई देता है नॉर्मली अंडर स्टोरी में। तो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दिस। और विस्लर्स वार्बलर जो है ये थोड़ा हायर एल्टीट्यूड का ब्रीडर है, करीब 3000 मीटर पे ब्रीड करता है, तो उस एल्टीट्यूड पे यही ब्रीड करता है। जो दूसरा वेस्टर्न हिमालयस का वो है जो कि आपका ग्रीन क्राउन है, वो आपका सॉरी हाँ ग्रीन क्राउन, तो वो जो है वो थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड में ब्रीड करता है, और कॉल्स काफी डिफरेंट है दोनों की। तो बुरकाई है ये, और वो आपका विस्लर है। और इसके अलावा एक ग्रे क्राउन है जो कि बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका इंडिया में। एंड फाइनली जो लास्ट है जो विच इज अगेन अ वेरी प्रिटी वार्बलर, चेस्टनट क्राउन वार्बलर। वेस्टर्न हिमालयस में उत्तराखंड तक इसकी साइटिंग्स हैं, और मतलब इसको आइडेंटिफिकेशन में कोई इशू ही नहीं है, इसलिए नो नीड टू डिस्कस दैट। तो बहुत सारा मटेरियल है, बट सबसे ज्यादा मैंने इसके लिए वर्ड्स ऑफ द वर्ड जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का, जिस सेम जिन्होंने ईबर्ड भी बनाया है, तो उस पर बहुत डिटेल में इनके आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप किससे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सारी डिटेल्स दिए हैं। और ये वैसे ये एक पेड साइट है, लेकिन इंडियंस के लिए फ्री है, तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और बाकी जो बुक्स वगैरह हैं, साथ ही जेनो कैंटो जो है वो कॉल्स का तो स्टोर हाउस है, एक एक स्पीशीज की वहाँ पे 100 कॉल्स हैं या सॉन्ग्स हैं। और फाइनली इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं शशांक डालवी का एक पुराना प्रेजेंटेशन था उस पर भी डिपेंड किया हूँ, संजय सोंधी ने जो मुझे शेयर किया उस पर भी डिपेंड किया हूँ, तो ये सब लोग का वो था। सॉरी वी हैव टेकन मोर टाइम, बट आई हैव टाइम, अगर ऑर्गेनाइजर्स परमिट तो वी कैन टेक क्वेश्चंस। आई थिंक चैट
चैट बॉक्स पे अगर लोग क्वेश्चन ये डालें देन वी कैन एड्रेस दोस। आरजे रंजन ऑलरेडी है। आई कांट हाँ जी, I can't see any messages in the chat box though, yeah. इट्स इन द Q&A। सो जैसे ये वेबिनार है ना, इसमें चैट जहाँ आप लोगों के बाकी मैसेज आ रहे थे, आपको स्क्रीन पे 6 डॉट दिख रहे होंगे, 9 डॉट दिख रहे होंगे ऑन द राइट हैंड कॉर्नर। हाँ, अच्छा अगर आप उस पे Q&A, क्लिक करो, हाँ जी, ठीक है सो Q&A, okay. Okay, oldest first. सो एक क्वेश्चन है सुरभि मोहन से, व्हाई डिड द नेम ऑफ द वॉबलर चेंज? ये जब थोड़ी देर पहले धनंजय बता रहे थे बिटवीन द स्लाइड्स, ये तब आया था एज अ क्वेश्चन। No, yeah, this Yeah. is with specific thing. I Sure. don't remember. Yeah, so ओके, yeah, okay. Can any other questions? I can't see any questions other than great presentation. Palaces versus Yellow. Why did the name change? Palaces Wobbler versus. Why did the name change? Palaces Wobbler versus. लेमन रम्ड Why did the name change? Can we get a PPT for? पहले वो आंसर कर दे. Pallas leaf warbler is still there. Pro Regulus, Phylloscopus No, Pro no. Regulus. No, there उसी was a से- name change you had mentioned, common name change. हाँ, तो वो जो लेमन रम्ड है, लेमन रम्ड का पुराना नाम पालासिस लीफ वार्बलर था। एंड एक्चुअली दीज आर ऑल स्प्लिट्स। जैसे मैंने बताया कि जो कॉल्स पे काम हुआ 90s से स्टार्ट हुआ और बाद में जेनेटिक वर्क हुआ, उससे फिर कई स्पीशीज स्प्लिट हुई हैं। तो दिस इज आल्सो वन सच केस। जो लेमन रम्ड है, पहले उसको और पालास को एक ही स्पीशीज माना जाता था, फिर अब लेमन रम्ड अलग है और पालास अलग है। पालास वाज अ रशियन बायोलॉजिस्ट बाय द वे, उसके नाम पे इसका नाम था। तो अब पालास अभी भी होता है, लेकिन वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में होता है, इंडियन लिमिट्स में नहीं होती है। दैट इज फिलोस्कोपस प्रो रेगुलस। और ये जो है हमारी कंट्री में मिलती है, वो लेमन रम्ड वार्बलर फिलोस्कोपस क्लोरोनोपस। Rijuta, there are people saying that they cannot see the Q&A. Can't we do chat? Chat, isn't that simpler? ये गूगल मीट में like that's like one Because restriction. I'm hearing people, I've got a message from Swami saying we are not able to see the Q&A option. So आपके फोन में जहाँ नीचे मैसेज की जगह होती है, वहाँ पे भी जैसे यहाँ स्क्रीन में 9 डॉट्स होते हैं, अगर आप उस पे क्लिक करो जहाँ टूल्स लिखा होगा, इफ एवरीबॉडी कैन हियर मी, जिन्हें मतलब जो अभी वेबिनार में अवेलेबल हैं, आपके बॉटम ऑफ द कॉर्नर में टूल्स लिखा होगा, जहाँ आप टूल्स पे क्लिक करेंगे वहाँ Q&A लिख कर आएगा। मुझे दिख रहा है अभी जी, Q&A। तो फोन में भी ऐसे डॉट्स होंगे नीचे, जहाँ टूल्स लिखा होगा, डॉट्स के नीचे या ट्रायंगल शेप बनी होगी। बट Q&A में कोई ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। अच्छा, there are people asking us to share the links of the earlier seminars, and So, there is जो another मैंने चैट में पिन किया है, चैट एक्सेसिबल है सबको, सेंड मैसेज जहाँ ऑप्शन होता है वहाँ मैसेज पिन्ड है, उसमें लिंक्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेचर गाइड सीरीज। आप नेचर गाइड सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट खुलेगी जहाँ सब वेबिनार्स जो नेचर गाइड सीरीज में हुए हैं वो अवेलेबल हैं। एंड अगर किसी को नहीं मिलता है, फील फ्री टू जस्ट आस्क वन ऑफ अस फॉर द लिंक, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, हम भेज देंगे। एंड somebody has said कि can we have a copy of the presentation, but पूरा ये talk जो है, this will be put up as a curated on the YouTube channel, so everything will be available there, मतलब presentation भी और talk। I can always share the PDF. I mean, I already have it. I can mail it to Rijuta. I don't know how it's shared. So PDF की distribution so that we can make it easier. जो Instagram है, नहीं जैसे और लोगों को ना, जो इसका PDF वर्जन होगा मैं लिंक इन बायो में अटैच कर दूंगी Instagram की लिंक्स में, वहाँ ये PDF एक्सेसिबल होगा।
और मतलब एंड इफ पीपल कैन लीव द ईमेल्स, मैं ईमेल भी भेज दूंगी अगर वो Q&A सेक्शन में अपनी ईमेल्स डालते हैं तो। ठीक। मुकेश कांडपाल पूछ रहे कि टर्शरी फेदर्स क्या होते हैं इन अ सिटिंग Tertials. वॉबलर। टर्शरी फेदर्स इन अ सिटिंग वॉबलर। अच्छा, primary, secondary and tertiary. Hmm. I can, I think, go back to other name, but I can't share the slide. Actually, they are the closest to the, you can say, the spinal cord. ठीक है ना? सबसे प्राइमरी सबसे लंबे होते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी होते हैं, I wish I could, और लास्ट में जो होते हैं टर्शियल्स होते हैं। तो जो हम बता रहे थे टर्शियल एज, वो सबसे छोटे भी होते हैं साइज में। जो विंग जो होते हैं, जब बर्ड जब फैलाती है विंग, तो सबसे लंबे और सबसे एक्सट्रीम विंग्स होते हैं, दे आर प्राइमरी। उसके बाद, और उनमें एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होता है, प्राइमरी के जो फेदर्स होते हैं डिस्टिंक्टली लॉन्ग होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं सेकेंडरी, और उसके बाद थोड़े से होते हैं टर्शियल्स, वो बिल्कुल जो बॉडी के साथ वाला हिस्सा होता है, तो उनके एजेस को बोलते हैं हम टर्शियल एज, जो हमने यूज भी किया है इसमें की में। तो दैट इज व्हाट इज टर्शियल्स और टर्शियरी विंग्स, feathers. Manoj Chandran is asking, can the same species sing differently in different regions? Very interesting question, Manoj. In fact, I can give you the example of ring species there, which is a very interesting thing seen in greenish warbler. See, greenish warbler has a very wide distribution. वो पूरा हिमालयस में है, और फिर हिमालयस के बाद वो ऊपर नॉर्थवर्ड, दोनों हिमालय के दोनों एंड से जाता है नॉर्थवर्ड, and those two bands again meet, and interestingly पूरे जोन में जो सॉन्ग्स की का वेरिएशन है, दैट इज सो ग्रेजुअल, बट इन द एंड जहां ऊपर जाके नॉर्थ में जाके मिलते हैं, वो वहां पे एक ग्रीनिश वार्बलर दूसरे ग्रीनिश वार्बलर का सॉन्ग नहीं पहचानता है। तो दिस इज कॉल्ड रिंग स्पीशीज, वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक अ रिंग, क्योंकि बीच में आपका पूरा वो आ जाता है ना, टिबेटन प्लेटू, वेयर देयर आर नो ग्रीनिश वार्बलर्स। So this band of greenish warbler distribution is kind of surrounding. तो ये जब greenish warbler expand किया होगा अपना distributional range from Himalayas northwards, तो जब दोनों end से वो मिला, तो greenish warbler from the east and the greenish warbler from the west sang differently, and they did not recognize each other as the same species. This is a very interesting example in ecology called ring species. तो ये होता है कि इस हर स्पीशीज में एक वेरिएबिलिटी होती है विच इज ग्रेजुअल। अगर आप सॉन्ग के सैंपल्स यहाँ से लेंगे वेस्टर्न हिमालय से, किसी स्पीशीज के से ग्रे हुडेड वार्बलर, और ईस्टर्न हिमालय के, देयर माइट बी सम सेटल डिफरेंसेस। वो अगर आप सोनोग्राम्स देखें या बहुत बारीकी से देखें, देन यू कैन सी दैट देयर आर सम स्लाइट डिफरेंसेस। नाउ वेदर दीज डिफरेंसेस आर इनफ फॉर इंडिविजुअल्स टू नॉट टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, वहीं पे आ जाती है बात कि क्या सेपरेट स्पीशीज हो गई। तो कई बार स्पीशीज, जो मैं कह रहा था कि वोकलाइजेशंस की बेसिस पे कई स्पीशीज स्प्लिट्स हुए हमारे 90s में और अर्ली 2000s में, वो इसी से हुए जब आपको लगता था कि ये सारी एक ही स्पीशीज है मॉर्फोलॉजिकली, बट सॉन्ग्स हैड सम डिफरेंसेस, एंड व्हेन यू प्लेड सॉन्ग्स ऑफ वन पॉपुलेशन विद अदर पॉपुलेशन, एंड द अदर पॉपुलेशन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द सॉन्ग्स फ्रॉम द फर्स्ट पॉपुलेशन, that means they have stopped recognizing each other as the same species, और वहां पे स्प्लिट्स के लिए एक वो बन गया, हमारा ग्राउंड बन गया। तो ये होता है, दिस इज seen in birds with large distributions. Okay, so many people have posted their email IDs. So अभी हम लोग जो will be sending you the site जहाँ पे all the webinars are curated and placed. इस वेबिनार को वहाँ आते आते थोड़े दिन लगेंगे, नॉट इमीडिएटली, बट यू कैन सेव द लिंक, एंड जिन्होंने ये भेजा है उनको हम PDF भी भेज देंगे once we have it from Dhananjay. ठीक है? हाँ, the PDF will reach you in no time. The moment we finish this, मैं भेज दूँगा। ठीक है। Any other questions? या
should we close the call or there are some more questions? I'm just checking. I think मतलब मुझे talking about the Philoscopus over 1.5 hours is enough to confuse people. नहीं, मुझे मेरे लिए क्वेश्चन है, I mean I have a question. ये सब याद कैसे रखेंगे? मतलब ये नहीं, ये तो नहीं, these are, हाँ, अभी मैंने कहा ना जैसे, और याद कैसे रखेंगे ये सब? नहीं, याद क्या है तो हम जनरल नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, याद कैसे रखना बहुत मुश्किल है। अब जैसे की है वो अगर आपके फोन में वो पीडीएफ रहे एक्सेसिबल, इट कैन बी हेल्पफुल, अदरवाइज इट इज, आई थिंक, इसी ये प्रेजेंटेशन की सारी चीजें मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये है कि विद एक्सपीरियंस यू टेंड टू रिमेम्बर द थिंग्स व्हिच आर क्रूशियल। अब वो लेमन राउंड के जो आंख के पीछे जो हुक है, हुक अराउंड द ईयर कवर्ड्स, द ट्रायंगुलर थिंग है, वो याद हो जाता है क्योंकि दैट इज सो क्रिटिकल फॉर लेमन राउंड आइडेंटिफिकेशन, या उसका होवरिंग हैबिट। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट you will remember because they are so helpful. You may not remember each and everything. With time, you tend to remember critical things, and that list goes on becoming enlarged with time, with passage of time. अच्छा, पर ये है कि एक ready reference मिल जाता है सारी चीजें एक जगह. If you have a presentation like this or a key. स्वयं ठक्कर पूछ रहा है which closest genus in birds to warblers, which is the closest genus in birds to warblers, to Philoscopus? जीनस नहीं कहेंगे, फैमिली की बात करें, क्योंकि नाउ फिलोस्कोपिडी इज आल्सो अ फैमिली। जो फिलोस्कोपस हैं, जो हमारे 80 फिलोस्कोपस हैं, वो खुद में एक फैमिली है अब नए नोमेनक्लेचर के हिसाब से। अदरवाइज आई थिंक व्हाइट आइज जो हैं, व्हाइट आइज यूहिना, ये जो हैं दे मे बी द क्लोजेस्ट। मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन व्हाइट आई, यूहिना, ये सब अब एक फैमिली है, तो दे कुड बी द क्लोजेस्ट। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी पुरानी फैमिली थी, टिमिलिडी, जिसमें आपके वार्बलर्स भी आते थे, बैबलर्स भी आते थे, फ्लाई कैचर्स भी आते थे, बहुत सारे बर्ड्स आते थे। रादर टिमिलिनी, इट वाज आई थिंक अ सब ऑर्डर। फिर उसको ऑर्डर फैमिलीज में डिवाइडेड था वो, जैसे सिल्विडी आपकी वार्बलर्स की बहुत बड़ी फैमिली थी, इसके बारे में मैंने शुरू में बताया, और टिमिलिडी जो है बैबलर्स की थी। तो टिमिलिनी आई थिंक वाज द सब ऑर्डर जिसके अंडर में ये फैमिलीज थी। तो ये सारी जो हैं ये आपकी, तो इवन बैबलर्स आर आल्सो नॉट फार फ्रॉम वार्बलर्स, और फ्लाई कैचर्स आर आल्सो नॉट फार, बट आई थिंक वो लीनिएज के ट्री में देखना पड़ेगा। परहैप्स व्हाइट आई यूहिना ग्रुप इज द क्लोजेस्ट। और बाकी जो मैंने बताया, वार्बलर्स खुद ही अब कई सारी फैमिलीज हो गई हैं। जब फिलोस्कोपस कई अलग फैमिली हो गई है, तो इस तरह से कई फैमिलीज विद इन वार्बलर्स भी हो गई हैं, जो पहले एक सिल्विडी फैमिली में सब एक साथ होती थी। Right. So I think it's almost 7:45. So and I don't think there are any more questions coming. So I think with this we can close this session, and I just like to say a real big thanks to Dhananjay. As he said, he spent 15 hours putting this presentation together. मुझे दिख रहा है कितना काम ये करने में हुआ होगा, but it's a good revision for me also, and I'm sure सबके लिए भी। अच्छा, एक रमन ने भी क्वेश्चन पूछा है, what could be the ecological reason that autumn and spring migration route differ in some warblers? So actually, Raman, it is not just in warblers, it's with a lot of birds, even water birds also, कि autumn and spring routes जो हैं वो अलग होते हैं, and it could be perhaps linked with some trade winds or some wind movement. I'm not very sure of that. ये usually जो downward migration होता है वो that is more to the west, and upward migration is more to the east. दो ऐसे loops जैसे होते हैं, but we can check in the literature. पर मेरे ख्याल से it could be linked to wind movement. Yeah.
ठीक है, आई थिंक थैंक्स धनंजय एंड थैंक्स एवरीवन एल्स। मतलब बहुत सारे लोग थे, ऑलमोस्ट 70+ people who had joined and stayed 1.5 घंटा सुने on a topic like wobblers। बहुत क्रेडिटेबल है सबको, मुझे लग रहा है। So thanks so much। हम लोग we will send out, पहले वेबिनार का लिंक भेजेंगे and then इसका PDF भी है, we'll send to everybody जिसको चाहिए। And thanks once again to Dhananjay and to everybody else on the call, and to Rijuta also for setting this up. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thanks.